बाल्को। बाल्को कहाँ अवस्थित है? तो बाल्को जो अवस्थित है यह है कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 50 क्वेश्चन हम देख लिए थे, आज हम 51 से जान रहे हैं, ठीक है, जिसकी 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बाल्को कहाँ अवस्थित है? तो कोरबा, और कोरबा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हिंडल्को, हिंडल्को कहाँ पड़ता है? हिंडल्को, हिंडल्को कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है रेणुकूट में, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम ये कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है हीराकुंड, और हीराकुंड कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। नेशनल एल्युमिनियम ये कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है केरापुट में। ओके, आगे समझते हैं, ये यहाँ पे सब अवस्थित है। 52 नंबर देखते हैं। इससे पहले एल्युमिनियम मतलब इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, बाल्को का पूरा नाम बोलेंगे तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1965 में कोरबा में की गई थी, और हिंडल्को कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र 1962 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट सोनभद्र जिले में स्थापित किया गया था। कौन सा? तो हिंडल्को। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यह जो है 2 एल्युमिनियम इकाइयाँ थी। पहली हीराकुंड जो कि उड़ीसा में स्थापित की गई थी, दूसरी अलुपुरम जो कि केरल में स्थापित की गई थी। 1905 ईस्वी में इंडल का विलय हिंडल्को द्वारा कर दिया गया। एल्युमिनियम कंपनी जिसे बोलते हैं नाल्को, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी इसका पूरा नाम होता है नाल्को का, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी 2 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन की एल्युमिनियम रिफाइनरी इकाई स्थापना उड़ीसा के कोरापुट जिले में दमनजोड़ी में की गई थी, ठीक है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह वारन हास्टिंग थे। व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में बोला गया है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वारन हास्टिंग थे, और इसका शासनकाल की बात बोलेंगे तो 1784 से 85 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नवन्ना उत्सव किस देश से संबंधित है? नवन्ना उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये बांग्लादेश में है। व्याख्या की बात बोलेंगे तो नवन्ना एक बंगाली फसल उत्सव है। यह उत्सव बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बराक नदी में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सी उत्सव? तो नवन्ना उत्सव जो कि बांग्लादेश का है। आगे है 54 नंबर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। कौन? तो गृह मंत्री अभी कौन है? तो अमित शाह है। आगे देखते हैं, लद्दाख के 5 नए जिले कौन कौन हैं? तो जास्कर, ठीक है, जास्कर, ट्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये सब है लद्दाख के 5 जिले। 55 नंबर देखते हैं। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ठीक है। ये सभी के द्वारा पूरा किया जाता है। स्टार्टअप्स, क्वेश्चन क्या था कि स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम यूज पूंजी से, धीर वित्त पोषण के माध्यम से, ठीक है। आगे है, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशों, जोखिम युक्त पूंजी तथा जन सहयोग के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन्हें वित्त पोषण के क्षेत्र में नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि
पेप्टिक अल्सर किस सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होती है? तो जीवाणु के कारण जो है पेप्टिक अल्सर उत्पन्न होती है। ओके, आगे है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है। अपने उपचार के अध्ययन में मार्शल तथा वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक कण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरिया को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वारेन के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालीन एवं असह्य स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक उपचार के से ठीक हो जाता है। 57 नंबर देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडु है। देखिए, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में, देखिए व्याख्या में क्या बोला गया है कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन वेद समाज की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गौबी रनाडे हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति विरोध, पुरुषों स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। ठीक है, आगे है हिंदी का सवाल है, बो जोर रो जोर ओ जोर जो ओ में क्या बनेगा? तो व्रज बनेगा। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की होती है जो उसका अध्यक्ष नहीं होता है? ठीक है, वो क्या है? तो राष्ट्रसभा होता है जिसका अध्यक्ष नहीं होता है। तो आप लोग को ये सब चीज़ याद रखना है। ओके, आगे है, आगे क्या है क्वेश्चन? तो आगे क्वेश्चन है कि व्याख्या राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति उपराष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 7 नंबर है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास को श्वेत स्वर्ण मतलब कि सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। ठीक है, व्याख्या, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार जो कपास की खेती के लिए आवश्यक है, उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 का मिशन लॉन्च किया गया? तो 2027 को लॉन्च किया गया, मतलब लॉन्च किया जाएगा। कितना जगह जो है 2028 लिखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर जो मारना है, आपको आंसर देना है 2027। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री ने चंद्रयान 4 नामक मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद चंद्र पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। भारत सरकार ने अमृत काल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक विस्तारित दृष्टिकोण का खाका तैयार किया है, जिसके तहत 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2040 तक चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग सफलतापूर्वक की गई है। ठीक है, चंद्रयान 4 अंतरिक्ष यान का विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी इसरो को ही होगी। इसरो में मौजूद स्थापित कार्यप्रणाली के माध्यम से परियोजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी। उद्योग और शिक्षावाद की भागीदारी की मदद से अनुमोदन के 36 महीने के भीतर अर्थात 2027 तक चंद्रयान 4 मिशन पूरा करने की उम्मीद है। इनके अलावा 2028 में शुक्रयान 2028 में लॉन्च होना है। ओके, तो शुक्रयान बोलेगा 2028 और चंद्रयान 4 बोलेगा तो 2027। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय
मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। व्याख्या में है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन स्थापना 2009 ईस्वी में यूएन की महासभा द्वारा की गई थी। ओके, 63 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अल्प बजट जो है राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ओके, आगे है ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। व्याख्या में क्या है कि नील की खेती करने वाले विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। 65 में बोला गया है कि समान त्रिज्या वाले एक शंकु का एक बेलन आयतन समान ऊंचाई वाले अनुपात कितना होगा? तो 3:1 हो जाएगा। यह मैथ का सवाल है, आप लोग को बनाना होगा। आगे देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि न्यायिक पुनर्लोकन प्रचलित है? तो भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है न्याय पुनर्लोकन। ठीक है, समझते ध्यान से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्याय पुनर्लोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके, आगे है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंखों का होना उपयुक्त है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी। इसका मुख्य कारण है इसी कारण से दूर और गहराई के एहसास होता है, दो आंख की वजह से। ठीक है, आगे चित्रकूट जलप्रपात स्थित कहाँ पे है? तो बस्तर में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? तो बस्तर में अवस्थित है, आपको याद रखना है। व्याख्या की बात बोलेंगे तो व्याख्या में चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसकी ऊंचाई 90 फीट। यह जलप्रपात वर्षा के दिनों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, चौड़ा, सबसे ज़्यादा जल की मात्रा परिवहन करने वाला जलप्रपात है और घोड़े की नाल के समान मुख्य रूप के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, किसे? तो चित्रकूट जलप्रपात को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, व्याख्या में क्या बोला गया है कि ICSID का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, यूएसए में। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संस्थान है। यह विश्व बैंक का समूह का हिस्सा है। ठीक है, वर्ष 2024 ईस्वी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा संविधान संग्रहालय। ठीक है, रेया का फुल फॉर्म क्या होता है? रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेया का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए रेया जो है, रेया डेवलपमेंट एक्ट 2016 में भारत में रियल इस्टेट में अत्यधिक सुधार के लिए लागू किया गया। इसके अंतर्गत सभी राज्य नियम अधिसूचित दिया है, सिवाय नागालैंड के। इसके संचरण के समय बिक्री के लिए समझौता अनिवार्य रहता है। ठीक है, 72 में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सी है? तो कई हो जाएगा, कई, कोई। ओके, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का सिद्धांत है ये। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को। 75 नंबर है संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। 76 नंबर भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नवीकरणीय ईंधन कौन सी है? तो थोरियम है। ठीक है, भारत की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण ईंधन कौन सी है? तो थोरियम है। ओके, समझते हैं ध्यान से। व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि भारत में थोरियम का उत्पादन जो है 1.07 मिलियन टन भंडार है। यह भंडार केरल के मोनोजाइट तटीय बालू, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। 77 नंबर है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारन हास्टिंग थे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत
ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार क्लोजोलिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में इस अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया और वान हास्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय है। वॉर एंड पीस के लेखक लियो टोल्स्टॉय है। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मियो है। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु है। मीन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर है। मदर के लेखक मैक्सिको गोर्की है। और गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। व्याख्या में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत जून 2014 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और कार्यकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना। ओके, 80 नंबर देखते हैं। परमाणु का प्रथम मॉडल किस देने वाला कौन था? तो जे थॉमसन था। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला जो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उन्होंने साल 1898 ईस्वी में परमाणु के लिए अपना मॉडल प्रस्तावित किया था। इनके कुछ मॉडल खास हैं, याद रखना है। जैसे कि इनके अनुसार परमाणु लगभग 10⁻7 मीटर त्रिज्या का गोला होता है। इस गोले में धनात्मक आवेश के रूप में फैला होता है और इलेक्ट्रॉन इस गोले में इस तरह से होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अवस्था सबसे स्थिर है। ओके, आगे है, इस मॉडल को तरबूज मॉडल, बैर हलवा मॉडल, किशमिश हलवा मॉडल भी कहा जाता है। ओके, आगे समझते हैं। 82 नंबर देखते हैं। 81 नंबर मैथ का सवाल है, 82 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम बुद्ध था। व्याख्या में क्या बोला गया है कि इसकी मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुल्लिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद मिलेगी। इसका निर्माण पर करीब 4.5 की लागत आई है। ओके, 83 नंबर है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन है? तो 14 से 18। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधिक समक्ष समानता है। 15 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता है। ओके, आगे है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध। 16 में है लोक नियोजन विषयों में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता कांत। 18 में है उपाधियों कांत। ओके, आगे 84 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, तो आपको याद रखना है। आगे है कि 1867 ईस्वी में जो है मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बने थे। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। व्याख्या में ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टान का श्रेणी में आता है। ओके, ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टान के श्रेणी में आता है, ना कि रूपांतरित चट्टान के श्रेणी में आता है। बल्कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट ये सब रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसे क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। व्याख्या में समझते हैं कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जबकि उसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है वह यूकैरियोटिक कहलाता है। केंद्रक झिल्ली जिसमें पाया जाएगा यूकैरियोटिक कहलाएगा, और केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं पाया जाएगा यह प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। जैसे कि जीवाणु और ये सब क्या आता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं वो आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, और जिसे हम नंगी आंखों से देख लेते हैं जैसे कि हम लोग, गाछ वृक्ष क्या है, तो ये सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। आगे, निम्न में से किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? तो किशोर कुणाल को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, व्याख्या की बात बोलेंगे, समझते हैं ध्यान से कि आचार्य किशोर कुणाल सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा
के अधिकारी तथा संस्कृत अध्यक्ष हैं। वे बिहार राज्य धार्मिक विन्यास बोर्ड के अध्यक्ष, वे पटना के महावीर मंदिर विन्यास सचिव हैं। ओके, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मेरी लीला राव थी। ओके, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला राव थी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल थी। ठीक है, इंग्लिश का सवाल है जिसका आंसर हु न्या हो जाएगा। ओके, 90 नंबर देखते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में उपलब्ध नौकरियों और बाजार उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच मेलता होने से उत्पन्न होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। 91 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक अपेक्षाकृत सबसे अधिक होता है? तो एसिटिक एसिड का जो गलनांक है सर्वाधिक अधिक होता है। ओके, देन समझते हैं ध्यान से। ओके, 92 नंबर है। सर और आमू नदियां गिरती है अरब सागर में। व्याख्या की बात बोलेंगे तो सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया के महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र देता है? तो जिला पंचायत अधिकारी को जो है अपना त्यागपत्र देता है। ओके, व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे है 94 नंबर कि वर्तमान में बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो सुनील कुमार जो है बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। ओके, आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह शब्द किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की और इंगित करता है। ओके, आगे देखते हैं 96 नंबर बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि व्याख्या में बोला गया है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है और विकल्पों में इस तरह से दिया गया है जो इस तरह से है। पहला आ जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। गुजरात की लंबाई 12,000, गुजरात की लंबाई की बात बोलेंगे किलोमीटर में तो 1214.70 किलोमीटर है और महाराष्ट्र की बोलेंगे तो 652.60 किलोमीटर है। फिर आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर है। ओके, और केरल की 569.70 किलोमीटर है। ओके, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। आगे समझते हैं निम्न में से कौन ऋणायनिक अपमार्जक है? तो सोडियम डेकेकाइल सल्फेट ये ऋणायक अपमार्जक है। व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि अपमार्जकों को साबुन रहित सहित कहा जाता है क्योंकि इनमें सफाई करने के गुण साबुन की भांति होता है किंतु इसमें वाष्पीय अम्ल सोडियम लवण नहीं पाए जाते। अपमार्जकों के प्रकार हैं। समझते ध्यान से क्या क्या बात बोला गया है कि आयनिक अपमार्जक इन अपमार्जकों में अणुओं ऋणायनिक भाग सफाई कार्य करता है। उदाहरण सोडियम डोक्साइड सल्फेट एवं सोडियम पैराडेकेकाइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। धनायनिक अपमार्जक इन अपमार्जकों में अणुओं का धनायनिक भाग सफाई का कार्य करता है। उदाहरण में कौन कौन सी है? तो उदाहरण में देखेंगे हम लोग कि ट्राईमिथाइल अमोनिया क्लोराइड ट्राईमिथाइल स्टेरोराइल। ठीक है, आगे समझते हैं अमोनियम क्लोराइड बेंजाइलकोनियम क्लोराइड आदि। ठीक है, अन्य आयनिक अपमार्जक इन अपमार्जकों में आयनन नहीं पाए जाते हैं। बर्तन धोने के द्रव अपमार्जक इन्हीं उदाहरण के होते हैं। उदाहरण पॉलीग्लाइकोस्टिएट पेंटाथ्रिस्टिकॉल मोनोस्टेट आदि आते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं 98 नंबर ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करते हैं। ओके, आगे समझते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि मुखिया की अनुपस्थिति में
उप मुखिया की अध्यक्षता करता है। ठीक है, मुखिया नहीं रहे तो उप मुखिया आके अपना अध्यक्षता करके पंचायत शुरू कर सकता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों का टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं है? तो गाय का चित्रण नहीं किया गया है। ओके, व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का चित्रण मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और गाय को वैदिक काल में प्राप्त हुआ है, गाय वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। 100 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में संचित रहता है। आगे समझते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। यह पौधे की कोशिकाओं में पाए जाने वाले रंगहीन गैर वर्णक है। ये मुख्य रूप से जड़ों, गैसीय गैर प्रकाश संश्लेषण पौधे घटकों में पाए जाते हैं। पौधे की ज़रूरत के आधार पे ये स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन के भंडार के रूप में काम करते हैं। ये मुख्य रूप से एमिनो एसिड और फैटी एसिड के रूपांतरण में शामिल होते हैं। ओके देन, ये मेरा कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन। कल के वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।